हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू पढ़े क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून सभी को। अटेंडेंस रोल कर दो अपनी। आरजू, विक्की, कोमल, मनीष। हाँ भाई, हाउ आर यू? कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक को, डाइपोल को पढ़ेंगे, ठीक है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। गुड आफ्टरनून साहिल, कादियान, गुड आफ्टरनून भाई, बधाई हो तुम्हारे को। ऑफलाइन वालों को बधाई हो, आप लोगों का बुलावा आ गया है फाइनली। हैं जी? गुड आफ्टरनून दीपक, अमन। ये क्या बच्चे अपना क्वेश्चन भेज रहे हैं? आओ भाई आओ। देखो मैंने नोटिस कर दिया कि अभी लोगों को आपको दिक्कत आ रही है फील्ड निकालने में। कोई नहीं, धीरे धीरे ही आएगी, एकदम से नहीं आने वाली। मैं अभी आप लोगों के लिए रेडी हो रहा हूँ, सारे बच्चे आ जाएं। आज टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है? डाइपोल पढ़ा होगा आप लोगों ने एनसीईआरटी में, अच्छे से पढ़ा होगा। गुड आफ्टरनून आर्यन। किसी कोई डाउट? हाँ जी बता दो। किसी बच्चे का कोई सर्कल वाला क्वेश्चन करवा दो एक बार, ठीक है? मेरे को पता था कराने, याद नहीं है मेरे को, देख लेता हूँ मैं एक बार कल वाली पीडीएफ डाउनलोड करके। गुड आफ्टरनून। मेरे को पता था अभी दिक्कत आएगी, और मैंने आपको कहा भी था ये वाली बात कि वेक्टर जब मैंने पढ़ा रहा था ना, याद करो मेरा फर्स्ट जो मंथ था, जब फर्स्ट वीक में मैंने वो कराया था ना मैथमेटिकल बेसिक्स, मैंने कहा था वेक्टर पढ़ा रहा हूँ। ये जो वेक्टर है अभी आपको लगेगा नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन धीरे धीरे वेक्टर की प्रॉपर्टी को समझ लेना, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहाँ? जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाऊँगा तब मैंने ये बात बोली थी कि वेक्टर को सिर्फ आप मैथमेटिक्स का वेक्टर मान के मत करना, क्योंकि देखो फिजिक्स में जब वेक्टर को पढ़ा जाता है ना, तो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक को ध्यान में रख के ही पढ़ाया जाता है। फिजिक्स में जब पढ़ाया जाता है, देखो मैथमेटिक्स में अपना वेक्टर वेक्टर है, लेकिन यहाँ कहानी बदल जाती है। क्या था क्वेश्चन, क्या था? हाँ हाँ बिल्कुल, आरजू थर्मो का क्वेश्चन भेजा था, पीछे चला गया, मैंने भेजा वो देखना। निशु जी थोड़ा सा गलत है, आप पहले भेजा करो ना। आरजू वाला क्वेश्चन कौन सा था? शायद आंसर कर दिया था किसी ने। चलो एक बार है ना थर्मोडायनेमिक्स वाला कर लेंगे। आरजू वाला कौन सा है? चलो देख लेंगे एक बार। आरजू वाला शायद ऊपर चला गया, एक बार मैं देख रहा हूँ। इतने कल वाला क्वेश्चन करते हैं। कल वाला क्वेश्चन क्या था? स्केयर दिया था ना मैंने सर, वो एक क्वेश्चन। कभी तो आप कहते हो गौरव मैंने कर लिया, शायद किसी ने आंसर बच्चे ने कर रखा है और सही कर रखा है। देख लूंगा मैं सारे के सारे। पहले एक बार टॉपिक भी कंप्लीट करना है, इतने जो कल वाला क्वेश्चन है वो कराता हूँ ताकि भटक ना जाए अपने एम से।
एम से नहीं भटकना। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था, 4 चार्जेस थे ना। क्वेश्चन ये था 4 चार्जेस आपके कुछ ऐसे पड़े थे, 1 2 3 4। मैंने सबका मैग्नीट्यूड दिया था। क्या दिया था मैंने मैग्नीट्यूड सबका? ये शायद -q था, -q, ये 2q, ये q, है ना, ये था। फिर मैंने आपको डायरेक्शन भी दी थी। अब आप लोग इस चीज़ को नोटिस ही नहीं कर रहे। मैं आपको समझाता हूँ ये वाली चीज़। आप लोग इस चीज़ को, हाँ मेरा भी थर्मल, हाँ देख लेंगे। हेलो पूर्णिमा, चलो सारे आ जाओ। आप लोग इस चीज़ को क्यों हटा देते हो? मैं आपको यही तो मेन क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के दे रहा हूँ, कल किसी भी बच्चे ने नहीं कर रखा था, देखो सवाल मैं कराऊंगा लेकिन अपने आंसर से मैच करके देखना कि हम क्या गलती कर रहे हैं। आप लोग इसको नोटिस ही नहीं करते। आप लोग क्या करते हो, देखा फटाफट ओ पॉइंट पे सर ने मैग्नेटिक फील्ड पूछी है, तो आप लोगों ने क्या किया, जो आपने किया वो दिखाता हूँ। सबके सॉल्यूशन में एक ही चीज़ थी। अब आप लोग चैटिंग करके कर रहे थे आपस में, या सबका दिमाग एक जैसा चल रहा था, वो देख लेना। सब बच्चों ने क्या किया, यहाँ तक तो सही सोच गए कि -q वाला चार्ज है, ये -q वाला चार्ज है, ये इन दोनों के फील्ड इधर अट्रैक्टिव होगी, है ना, इन दोनों चार्जेस की फील्ड अट्रैक्टिव होगी। ठीक है। अब एक और बात देखो ध्यान से, जब ये वाले q चार्ज की फील्ड आएगी वो कहीं यहाँ आएगी, रिपल्सिव बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड। यहाँ पे 2q चार्ज है, 2q चार्ज है, तो ऑफ कोर्स सी बात है, आप जान लो 2q चार्ज वाले की फील्ड बड़ी होगी, 2q चार्ज वाले की फील्ड बड़ी होगी। अब मैंने आपको ये चीज सिखाई है, जरा ध्यान से एक बार नोटिस करो, बेसिकली नोटिस करो। यहाँ पे अगर Q चार्ज होता, यहाँ पे Q चार्ज होता तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बन जाता, नेट फील्ड नीचे की तरफ आ जाती, हाँ कि ना। अब एक चीज देखो, जब मैंने आपको वेक्टर का बेसिक पढ़ाया था, यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि आपका वेक्टर का बेसिक क्लियर नहीं है, चाहे वो मैथ्स का बच्चा हो, चाहे वो नॉन मेडिकल, चाहे वो आपका मेडिकल का स्टूडेंट हो। क्योंकि देखो थ्योरी पढ़ना अलग है। मेरे को पता था कि आप यहाँ गलती करोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्यू नहीं दिया। अगर क्यू देता, ध्यान से समझो ये वाली बात, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया करो अपनी, थोड़ा आप करोगे ना। ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई। हम कैसे एक वेक्टर का समेशन करते थे, जरा ध्यान से देखना। अगर आपको एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, तो रिजल्टेंट कहाँ निकलता था? बिल्कुल बीचों बीच निकलता था कि नहीं निकलता था? बिल्कुल बीचों बीच निकलता था। नाउ एक और चीज ध्यान से देखो कि सर अगर मान लो अपने को वेक्टर पता है, इसके दो कंपोनेंट कैसे बांटते थे? वेक्टर पता अपने को ये है, इसके दो कंपोनेंट कैसे बांटते थे? थीटा एंगल डाला, एक कंपोनेंट ये टूटा, एक कंपोनेंट ये टूटा, हाँ कि ना। अब ये थीटा बताएगा कि नीचे वाली साइज बड़ी होगी कि ये वाली साइज बड़ी होगी कंपोनेंट में, हाँ कि ना। ये चीज समझो। अब देखो मान लो आपका cos 45 डिग्री है, सिर्फ यही एक केस पॉसिबल है जिसमें एक रिजल्टेंट वेक्टर के जो दोनों कंपोनेंट टूटेंगे, एक x वाला एक y वाला, वो हमेशा बराबर साइज के होंगे। अदरवाइज क्या होगा, ये वाला छोटा वेक्टर होगा, ये वाला बड़ा होगा, और ये वेक्टर कुछ ऐसे बनेगा रिजल्टेंट, हाँ कि ना। तो आप कैसे एंगल एज्यूम कर सकते हो खुद दिमाग में? आप क्या कर रहे हो, आपने देखा कि हाँ ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, फटाफट इसका रिजल्टेंट यहाँ बना के आपने क्या किया, ऐड करके दे दी चारों के चारों वैल्यू। ये किया था आप लोगों ने कि 2q अपॉन a/√2 इसका स्केयर कर दिया, और मेरे को क्या किया, ऐसा एक चार्ज का, ऐसा दूसरे चार्ज का, ऐसा तीसरे चार्ज का, ऐसे इस चार्ज का, चारों का आप लीनियरली ऐड करके दे रहे हो। क्यों कर रहे हो? अच्छा चलो कर दिया किसी बच्चे ने ऐड, किसी बच्चे ने क्या किया, इन दोनों का अलग से निकाला, इन दोनों का अलग से निकाला, तो इधर वाले का फटाफट कैसे एडिशन कर दिया, ऐसे कर दिया। कोई एंगल चेक नहीं किया, कुछ चेक नहीं किया, सिर्फ आपने वैल्यू पुट करके दे दी। अरे देखो ध्यान से, ये वेक्टर का साइज बड़ा है, ये वेक्टर का साइज बड़ा है। यहीं पे बेसिक्स हिल जाते हैं सवालों में, ध्यान से देखो। इसका वेक्टर का साइज बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया? क्योंकि चार्ज बड़ा हो गया। चार्ज बड़ा हो गया तो इसकी फील्ड भी तो बड़ी हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड में
पहली बात नोटिस करने की, चार्ज जो आपका है इसके मैग्नीट्यूड पे वेक्टर का साइज घटता बढ़ता है। नंबर 2, अगर वेक्टर में चार्ज सेम हो गया तो डिस्टेंस की बात करनी है, अगर डिस्टेंस सेम है तब जाके मैं बोल सकता हूं कि कंपोनेंट आपके सेम है। अब इधर देखो, वेक्टर का इस साइड वाला साइज बड़ा है, हाँ कि ना, इधर वाला साइज छोटा है, चाहे रिजल्टेंट बना लो। क्यों? माइनस क्यू की जो अट्रैक्टिव फील्ड होगी ये तो दोनों तरफ सेम आएगी, जो कि मैंने ग्रीन कलर से दिखा दी। लेकिन इस 2Q चार्ज से और Q चार्ज से जो रिपल्सिव फील्ड होगी बाहर की तरफ निकल रही होगी, इनके वेक्टर का साइज मैंने जानबूझ के देखो दिखाया है कि ये वाला बड़ा होगा, रेड, इस वाले का रेड वाला वेक्टर बड़ा है, इस वाले का छोटा है। अब एक बात बताओ, लेफ्ट साइड आपका 5 + 3 कुछ मैं ऐड कर रहा हूं और दूसरी तरफ आपका 3 + 4 ऐड कर रहा हूं, तो खुद समझो ये वाली बात, इधर 8 है इधर 7 है, रिजल्टेंट किस साइड जाएगा? इस साइड ही जाएगा, नहीं जाएगा? या इधर जाएगा सिमेट्रिकली, बिल्कुल बीचों बीच, हाँ कि ना? खुद समझो इस चीज को, इस चीज को देखो, इस चीज को भैया, जहां पे आपका ये वेक्टर है, अब ये वाला वेक्टर है, 45 डिग्री का केस ऐसा होता है जिसमें कंपोनेंट दोनों के दोनों इक्वल बढ़ते हैं। लेकिन मान लो 45 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर बढ़ गए 60 की तरफ, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है, क्योंकि cos की वैल्यू 0 से π/2 में घटती है, sin थीटा की वैल्यू बढ़ती है, तो ये वाला कंपोनेंट बड़ा नहीं हो जाता। तो आप कंपोनेंट को, वेक्टर को ध्यान से समझो, ये चीज लगी गलती। कल मैंने 2Q दिया था क्या? अच्छा, मैंने 2Q दिया था तो सेम है। देखो मैंने ना PDF खोल रखी है, मैंने PDF डाउनलोड ही करी है, मैंने तो जो कल मैंने जो PDF घर भेजी है ना, जो आपके पास कल नोट्स में थी, मैंने वही डाउनलोड कर रखी है। यही है सवाल, तो देख लो, मैंने अपने फोन में ही खोल रखा है। क्यों था यहाँ पे? देखो मैं तो क्वेश्चन भूल ही गया था घर जाके। तो अब अपनी गलती पता लगी आप लोगों को। अब आपको अपनी गलती पता लगी कि हम क्यों ऐसे ही ऐड कर रहे हैं, ऐसे ऐड नहीं करते। अब कैसे करें सर सवाल को? तो मैंने आपको सिखाया, कभी भी वेक्टर वाली क्वेश्चन आ जाए तो वेक्टर के तरीके से करो, कभी गलत नहीं हो सकता। अब देखो कैसे करेंगे, ये चीज आपको बेसिक कराने के लिए थी। अब यहां से देखो, Q वाले की जो फील्ड है, लिखो ये चीज। अब एंगल डालो, ये डालने ही पड़ेंगे, सवाल आसान नहीं बनाया मैंने, सवाल अच्छा खासा दिया था, मेहनत करवाई थी, इसमें मेहनत लगेगी। चलो देखो कैसे डालो अपना पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट एक्सिस। यही तो दिमाग लगाने वाला सवाल था, बच्चों वाले सवाल थोड़ा ना कराने होते हैं। देखो अब ये आ गया आपकी ओरिजिन, ध्यान से देखो, किसको थीटा बनाने किसको नहीं बनाना ये आपकी मर्जी है। मान लो इसको आपने थीटा बोल दिया, ठीक है, इसको आपने थीटा बोल दिया, इसको भी बोल दो आपका थीटा ही है, सेम ही आएंगे। इस पॉइंट पे इधर से तो थीटा सेम आएगा, इधर भी एक आएगा। अब ध्यान से देखो, कंपोनेंट तोड़ो, ग्रीन वाले तोड़ो, ग्रीन वाले तोड़ने की जरूरत नहीं है कभी भी, ग्रीन वाले वेक्टर को आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? ग्रीन वाले के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये ब्रेक हो जाएंगे। अब ध्यान से समझना, अभी मैं को रेड वाले वेक्टर का नहीं पता, इन दोनों के फील्ड का नहीं पता, -Q वाले चार्जेस के फील्ड के बारे में पता है। कलर चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ग्रीन वाले की रिजल्टेंट फील्ड इधर आएगी, सिर्फ ग्रीन वाले की है ये ग्रीन वाले की रिजल्टेंट फील्ड इधर आएगी। आप बोलोगे यस। अब इन दोनों के फील्ड को देखो, ग्रीन वाले की रिजल्टेंट फील्ड मैंने दी बना। अब दो रेड वाले जो ऊपर हैं पॉजिटिव चार्ज, इनकी फील्ड कैसी थी भाई? इनकी एक वेक्टर इधर छोटा था, एक वेक्टर इधर बड़ा था। अब आप खुद सोचो, खुद यही चीज सोचने के लिए कह रहा हूं, अगर ये दोनों सिमेट्रिक होते वेक्टर तो यहाँ पे कंपोनेंट आता ना इनका रिजल्टेंट, तब जाके आप लीनियरली ऐड कर सकते थे। अब यहाँ ऐड नहीं हो रहा, अब कैसे होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आएगा। ये ग्रीन वाला वेक्टर क्या है? इस Q का, इस 2Q का रिजल्टेंट। ये ग्रे वाला वेक्टर कौन सा है? -Q वाले का रिजल्टेंट। नेट फील्ड कहाँ आएगी कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से? यहाँ कहीं आएगी, इधर नेट फील्ड आपकी यहाँ कहीं आएगी। अभी आपको समझ आएगा कि यार यहाँ तो कोई सिमेट्रिसिटी नहीं दिख रही, कहीं पे भी क्या चीज़ गलत है? नहीं, गलत भी नहीं है,
ये चीज़ गलत भी नहीं है, ये चीज़ पोटेंशियल से भी मैं ट्रू कर सकता था। अब समझ आया? अब कैसे करोगे मर्जी तुम्हारी है, या तो ग्रे वाले वेक्टर को तो आपने डायरेक्ट लिख लेना है, कुछ नहीं आएगा ग्रे वाला, √2, ये ग्रे वाले का क्या रिजल्टेंट आएगा, √2 इंटू के क्यू अपॉन ए बाय √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत आने नहीं वाली है ना, के और ये इसकी डायरेक्शन क्या है माइनस जे कैप। ये आपका कौन सा है ग्रे वाला वेक्टर। अब रेड वाले में दिक्कत आएगी, जो यहाँ पे रेड वाले हैं इनकी दिक्कत कैसे सॉल्व करोगे, या तो आप दोनों के कंपोनेंट तोड़ लो, दोनों के कंपोनेंट तोड़ लो आई कैप जे कैप में। क्यों? क्योंकि ध्यान से खुद सोचो, अब ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था ना, अब यहाँ से आपको खुद दिखेगी ये चीज़ कि रेड वाले, इस रेड वाले का कंपोनेंट इधर देखो, छोटा छोटा कंपोनेंट टूट गया है ना, और इस वाले रेड का कंपोनेंट, इस वाले का रेड का कंपोनेंट ब्लू कलर से दिखाता हूँ, ये देखो कितना बड़ा बड़ा कंपोनेंट है, हाँ कि ना, है ना, बड़ा बड़ा कंपोनेंट इस रेड वाले का। अब ध्यान से देखो, ये वाला माइनस ये वाला, एक्स में देखो कंपोनेंट माइनस हो रहा है इन दोनों चार्जेस के लिए, तो हो रहा है माइनस, लिखो कैसे लिखोगे, आई कैप कंपोनेंट कैसे लिखोगे, के 2q अपॉन ए बाय √2, ठीक है, होल स्क्वायर कोस थीटा। अब माइनस में, अब एंगल सेम है लेकिन चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे बात आ रही है, ये चीज़ दिखानी थी आपको, और आप क्या करते डायरेक्ट ऐड कर रहे थे, तो cos 45 लिख के आप 1/√2 कर सकते हो। लो मैं कर देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, मैं आप कर ही देता हूँ हाथों हाथ यहाँ पे, इंटू में 1/√2 कर सकते हो, माइनस में इस वाले के क्यू की जो फील्ड है के क्यू अपॉन ए बाय √2, ठीक है, इंटू 1/√2 आई कैप, ठीक है, और यहाँ से दोनों का यही वेक्टर सेम टू सेम एडिशन में भी आ जाएगा, के इंटू 2q अपॉन ए बाय √2 का होल स्क्वायर इंटू 1/√2 प्लस में जे कैप के क्यू अपॉन ए बाय √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू में 1/√2 जे कैप। अब नेट जे कैप कितना है, चारों वेक्टर की, हम मैंने ना ये रेड वाला आई कैप जे कैप कंपोनेंट किसका है, इन दोनों की नेट फील्ड, ये वाला ग्रीन वाला इन दोनों की नेट फील्ड, टोटल चारों की नेट फील्ड ओरिजिन पे क्या होगी, या ये वाले पॉइंट पे क्या होगी, ओ पॉइंट पे, जे वाले पे आ रही है, ऐड कर दो इसके अंदर, ये वाला एज इट इज रह जाएगा, कंपोनेंट आ जाएंगे। अब चाहे आप आई कैप जे कैप कंपोनेंट अलग निकाल के नेट वेक्टर लिख लो। अब देखो ध्यान से, खुद मैथमेटिकली दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आई कैप वाला कंपोनेंट बचता हुआ दिख रहा है। अब खुद सोचो, ये आप खुद सोचना ध्यान से ये चीज कि एक आई कैप वाला कंपोनेंट नॉन जीरो है, आई कैप वाला कंपोनेंट नॉन जीरो है, और जे कैप वाला कंपोनेंट क्या है, ये भी नॉन जीरो है। जब दोनों कंपोनेंट नॉन जीरो हैं, देखो दोनों कंपोनेंट आपके बच रहे हैं, तो आप कैसे सिर्फ जे में निकाल के ऐड कर सकते हो, समझ आ गई बात। आई कैप अलग निकाल के दिखा दिया, जे कैप अलग निकाल के मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा गलती एक होगी, यहां पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है, हाँ यहाँ पे प्लस का आएगा, माइनस में आएगा ना ये, क्यों माइनस आई कैप में था, ये वाला माइनस आई कैप में, -2q वाला माइनस आई कैप। अब क्लियर है, गलती पता लगी आपको। ये सवाल मैंने आपको टफ दिए हैं इसलिए ताकि आपको ना मजा आए। अब जो डाइपोल कराऊंगा उसकी फील्ड निकलवाऊंगा ना, बच्चा एकदम बचपना लगेगा वो, क्यों, हर जगह बाकी जगह क्या होता है मैंने खुद ऑब्जर्व किया। अब मैं यहाँ पे क्यों कर देता, अब ध्यान से देखना, फर्क दिखाता हूँ आपको, या तो यहाँ पे टोक्यो कर दो या यहाँ पे क्यों कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन है ना यहाँ पे क्यों कर देते हैं, यहाँ पे क्यों कर दिया। अब आप खुद सोचो, जे कैप में फील्ड ऐड होगी, जे कैप में फील्ड एडिशन होगा, क्यों होगा, दोनों कोफिशिएंट पॉजिटिव में, क्यू वाले, ओके। अब ध्यान से देखना ये वाली बात, ध्यान से, यहाँ पे आपका 2q था, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, q कर दिया, है ना, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में अब क्यों कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ 2q वाला हट जाएगा, इधर भी कर दो, q वाले को हटा दो, यहाँ पे आपकी q आ गई। जे कैप में एडिशन हो रहा है, जे कैप में एडिशन हो रहा है, ग्रीन वाले में -q की हमें रिजल्टेंट निकाल रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पढ़ रहने दो।
ऊपर वाले दोनों चार्जेस की जे कैप वाली फील्ड हमने ले ली। अब ऊपर वाले चार्जेस में इधर देखो आई कैप वाली फील्ड कैंसिल हो रही है, बताओ हो रही है कि नहीं हो रही? अगर यहाँ पे क्यू क्यू होता कैंसिल हो रही है कि नहीं हो रही? आप कहोगे यस ऑफ कोर्स हो रही है सर। अब ध्यान से देखना ये चीज कि यही बात मैंने आपको पहले बताई, जैसे ही मैंने यहाँ क्यू किया, जैसे ही मैंने क्यू किया, ये दोनों रेड वेक्टर इन दोनों के सिमिलर साइज के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सिमिलर साइज के दो वेक्टर हो जाएंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट अब यहाँ आ जाएगा। पहले वाले ग्रे वाला वेक्टर जो इन दोनों का था ये भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में था। नेट फील्ड कहाँ थी? प्योर वाई में आएगी, क्योंकि x में सिमेट्रिसिटी आई हुई है। देखो खुद दिख भी रही है, इधर देखो q माइनस क्यू, q माइनस क्यू। देखने को बोला जाए तो दो डाइपोल भी दिख रहे हैं, 1 2 3 4 डाइपोल दिख रहे हैं आपको। मल्टीपोल में भी ये चीज कराई, जब भी आगे जब आप बड़े हो जाओगे ना, यही चीज आपकी मल्टीपोल एक्सपेंशन में भी जाएगी, तो थोड़ा सा आगे बड़ी लेवल की हो जाती है, इतना छोड़ो। लेकिन सवालों को जो बेस होता है, जो उनका वेक्टर जो बेस है, वो कभी चेंज नहीं होने वाला। वेक्टोरियली सीखो, और इसीलिए मैंने बेसिक डेफिनेशन में आपको ऐसे ऐसे करके वेक्टर छोटे छोटे होते हुए दिखाए थे। अदरवाइज मैंने कुछ नहीं करना था, ऐसे ऐसे फटाफट और बुक्स की तरह यूं यूं करके दिखा देता, लो 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 ये होती है आपकी। और ये तभी होगा जब ये आप अच्छे लेवल की बुक्स पढ़ोगे, तब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब वो सिमेट्री हो जाएगी, हाँ सिमेट्री हो जाएगी, दिख रही है सिमेट्री हो जाएगी, लेकिन नॉन जीरो फील्ड होगी। सिमेट्री कैसे? इधर भी चार्ज सेम है, इधर भी चार्ज सेम है, नीचे नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव है। अब आप खुद सोचो, जब मैं आपको फील्ड लाइन पढ़ा दूंगा ना, ये चीज और क्लियर हो जाएगी। कैसे? ऊपर नेट पॉजिटिव है, नीचे नेट नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहती है, फ्लो करती है। तो देखो नीचे नेट नेगेटिव, ऊपर नेट पॉजिटिव, चार्ज का फ्लो तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो होना चाहिए ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो ऐसे हो रही है। जैसे इधर चार्ज बढ़ाओगे, इस साइड कोने में चार्ज ज्यादा है, तो फ्लो ऐसा होगा, ठीक है। इधर आप 5 कर दोगे, ऑटोमेटिकली फ्लो इधर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीजें बढ़िया मजेदार होती हैं। और जैसे इसको -5 कर दूंगा, अब ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट कैसे? अब इधर की तरफ फ्लो है, इधर। क्यों? नीचे नेगेटिव नेट नेगेटिव है, और इसको पॉजिटिव कर दो, तो अब यहाँ पे मल्टीपल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, मल्टीपल। मैं सिर्फ आपको केस सिखा रहा हूं, ठीक है। सिचुएशन को पहचानो, एक एक चार्ज को पकड़ो और देखो क्या हो रहा होगा। लेवल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहीं से पढ़ा, ऐसे ही पढ़ोगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया सभी को समझ। अब आपको जो आपको बुक में देखने को मिलता है डाइपोल के बारे में, ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, फटाफट डेफिनेशन कर लेते हैं, इसके बाद आपको समझाता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लोगों ने वैसे पढ़ा, कोई नई बात नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल नथिंग बट, आपको पता है, इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ 2 चार्जेस ऑफ ऑपोजिट नेचर, ठीक है, और कुछ डिस्टेंस है जो पर्टिकुलर दूरी पे होते हैं। क्या यही है इलेक्ट्रिक डाइपोल? हाँ या ना में जवाब दो। सारे के सारे बच्चे हाँ या ना में जवाब दो। क्या मैं बोल रहा हूँ यही है इलेक्ट्रिक डाइपोल? हैं बताओ कि सर हमने पढ़ा हुआ है कि जब 2 चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के, ऑपोजिट नेचर के, जब कुछ डिस्टेंस d से अलग हो जाते हैं, तब क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है, इसको हम डाइपोल बोलते हैं। इज इट ट्रू और नॉट? आरजू आपको करा दूंगा मैं, एक बार ना टॉपिक कंप्लीट करना जरूरी है, मैं आपको करा दूंगा, टेंशन मत लो। मेरे को ना यहाँ पे दिख नहीं रहा, ऊपर ऊपर जाना पड़ रहा है। या फिर एक काम करो, फटाफट क्लास में अभी के अभी, छोड़ो कहना भी अच्छा नहीं लगता, आप मेरे को भेज दो, यहाँ पे अलग से भेज दो। ये क्या हो गया? अभी एक बार टॉपिक जो करा रहा हूँ उसको कर लो। मेरे को ना आपका ना तो यहाँ फोटो दिख रही, मैं चैट आप ही खोल के बैठा हूँ ग्रुप में। थर्मोडायनेमिक्स के ऑलमोस्ट शायद हो गए थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे आपके जो अभी ना जब मैं लिक्विड पढ़ाऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड कराऊंगा, वहां से होंगे। कल परसों में तो नहीं दिख रहा कोई भी क्वेश्चन आरजू। दोबारा भेजो, एक बार दोबारा भेज दो। चलो एक बार टॉपिक कंप्लीट कर लो, टॉपिक जरूरी है वरना छूट जाएगी ग्रिप। डाइपोल क्या होता है? क्या पढ़ते हो डाइपोल को? सर इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ 2 सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस, ऑपोजिट नेचर के,
जब आपके डी डिस्टेंस पे पड़े होते हैं ना, इनको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं सर, इसको डाइपोल बोलते हैं। और डाइपोल की यहाँ डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। यूनिट की क्या है इसकी, चलो जो भी है, मेरे को ना एक बार है ना यहाँ मेरे को तो भेज दो कम से कम चैट में, मैं ऊपर ऊपर ढूंढूंगा, इससे अच्छा मेरे को इनबॉक्स कर दो ना, ताकि मैं भी डिस्टर्ब ना हूँ, दोनों तरफ ध्यान जाता है मेरा। चलो भेज दो, अब इधर ध्यान लगा लो, जिसका भी डाउट है मेरे को पर्सनल भेज दो इनबॉक्स में, इतने बाकी बच्चे यहाँ ध्यान लगा लो। कुछ कह रहा हूँ मैं कि डाइपोल जो है आपका, यही बोलते हो डाइपोल, हाँ कि ना। कंप्लीट सारे बच्चे जिसको जितना ज़्यादा पता है वो अपना बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आएगा ऐसे डिस्कशन करने में। इज इट ए डाइपोल? अगर कोई भी आपके सेम चार्जेस, ठीक है, सेम चार्जेस मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर अपोजिट है, जैसे मान लो यहाँ माइनस क्यू है, अगर मैं -2q + 2q कर दूं तो क्या ये डाइपोल बनेगा, बताओ। हाँ जी, हाँ या ना में जवाब दो, क्या यही एक डाइपोल है। और चलो डाइपोल को मैं डाइपोल ऐसे क्यों बताता हूँ, ये चीज़ें ना बेसिक जो है आपकी काम आएंगी, फिर मैं बुक की नोटेशन में चला जाऊंगा। इसको कर दो, करना ठीक है एक बार सर। अच्छा वो DQ वाला क्या, अच्छा ये क्वेश्चन, अरे ये क्वेश्चन तो सही था शायद आपका, मैंने देखा था। इसका तो आंसर यही है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, क्या कह रहा है, करना सर इसको एक बार ठीक। अरे क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, ये क्वेश्चन में तो टेम्परेचर डिक्रीज आएगा। हेलो आरजू, जो आपका क्वेश्चन है ना, चलो देख लो, क्वेश्चन ये है, फटाफट डाउट कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन ये है, कोई एक प्रोसेस है जिसमें ना dW 0 है, मतलब कोई वर्क डन नहीं हुआ, dQ आपका नेगेटिव है, पूछा हुआ है टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम पे क्या फ़र्क आएगा। तो साफ पता लग रहा है इसके अंदर अगर dW 0 है, यार सर इसको एक बार करना, बारी बारी क्यों हो रही है। हाँ टेम्परेचर डिक्रीज आ रहा है, डिक्रीज ही आएगा, दिख रहा है वो तो। देखो हीट क्या है, नेगेटिव है, हीट चेंज क्या है, नेगेटिव है। हीट चेंज जब नेगेटिव होता है इसका मतलब क्या है, हीट निकाल रहे हो, सिस्टम से हीट निकाल रहे हो। सिस्टम से हीट निकालोगे तो बॉडी में क्या होगा, कूल डाउन होगी, बॉडी ठंडी पड़ेगी, टेम्परेचर कम होगा उसका, तो बस आंसर इसका टेम्परेचर डिक्रीज ही आएगा। भाई ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा, शायद उसमें ना शायद टेम्परेचर इंक्रीज वाला जो है ना वहाँ पे डिक्रीज आना चाहिए था, या तो ये है, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज वाला ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है डाउट, टेम्परेचर डिक्रीज वाला ही सही है, बाकी और कोई ऑप्शन करेक्ट लगा नहीं, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होगा ऑब्वियस ये बात है, प्रेशर भी कम होगा गैस का, ठीक है। अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया है तो ये सर बारी बारी क्यों हो रहा है, काटते रहोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डाउट क्लियर है, अब है ना मेरे को टॉपिक कराने दो फटाफट डाइपोल वाले को। चलो भाई डाइपोल पे आते हैं। क्वेश्चन ये था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सारे के सारे यार कनेक्ट हो जाओ। जो आपका यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, आप लोग यही पढ़ते हो ना कि जो आपका अरेंजमेंट है दो चार्जेस का जो डिसिमिलर है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और इन दोनों का जो साइन मतलब मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अलग अलग होंगे, तो आपका डाइपोल बन जाएगा। क्या यही प्रॉपर डेफिनेशन है? आप हाँ या ना में जवाब दो। अच्छा, मगर मैं ये बात, एक मिनट नहीं, थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए आ रहा है आज मेरी क्लास में, पता नहीं किसने काला जादू कर दिया, फिर पता नहीं किसने कर दिया, पहले नेट रुक रहा था, अब काला जादू हो गया। चलो देखो, तो डाइपोल आप इतना पढ़ते हो बट एक सेंस नहीं मिलता कि क्या ऐसे एक चीज़ को हम डाइपोल बोल देंगे जो मतलब -q चार्ज है, d डिस्टेंस पे पड़े, चलो डाइपोल हो गया। जैसे एक q हो गया, एक -2q हो गया, तो ये डाइपोल नहीं है, लगता है ना थोड़ा सा। अब ध्यान से समझो क्यों ऐसा है।
नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, हाँ ये चीज़ करेक्ट है, लेकिन आपको मैं ये पूछ रहा हूँ ये -q से अगर मैं -2q और +2q कर दूँ तो क्या ये डाइपोल होगा? अगर मैं इसको -5q +5q कर दूँ तो क्या अब ये डाइपोल है कि नहीं है? बस सवाल मेरा ये है, मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या अब ये डाइपोल है कि नहीं है, बस यही तो चाहता हूँ मैं आपसे पूछना। अगर ये चीज़ बता दोगे तो करेक्ट है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। बताओ बताओ। देखो नहीं बताता कोई भी, सारे नाराज हैं। चलो कुछ तो भाग गए, कुछ बच्चे गए भाग। चलो बाकी देखो, देखो ध्यान से, ये जो आपका अरेंजमेंट है ना ये अभी भी डाइपोल है, लेकिन क्यों है डाइपोल? इसलिए नहीं कि सर ये थोड़ा सा क्यों आ रहा है बार बार, अरे लिखने से पहले आता है। देखो ध्यान से, अब ये जो आपका डाइपोल है तो ये डाइपोल, पहली बात तो मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि सिर्फ ये -5q ये +5q चार्ज है, डी डिस्टेंस दूर है, ऐसा नहीं होता। इसका थोड़ा सा बेसिक जान लो। देखो डाइपोल बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिलता है? डाइपोल जो बेसिकली जो फंडामेंटल जो इसका था वो कहाँ से आता है? जब आप केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा, जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, है ना, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा। अगर स्कूल में स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा, अगर सर ने यहाँ पढ़ा दिया तो ठीक है, अगर स्कूल में पढ़ा हो थोड़ा सा आपने ना ऐसे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पढ़े होंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन टाइप के कुछ वर्ड पढ़े होंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में। एक टॉपिक आता है ना लंदन फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस, आपके जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। तो बेसिकली क्या होता है, आपके कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं केमिकल्स, केमिस्ट्री में कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे, जैसे कि HF मॉलिक्यूल आपका हो गया, ठीक है, HF मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, ऐसे है ना ये आपके HF मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल जो है, बल्कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज़्यादा ही आपका वो डाइपोल मोमेंट होगा। बेसिकली क्या होता है, ये HCl ये HF इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब मेरे को देखो केमिस्ट्री नहीं आती, CO2 में भी शायद नेट डाइपोल मोमेंट होता है, आगे CO2 में भी जैसे डाइपोल मोमेंट होता है ना सर, CO2 में नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है क्या? चलो सर ने बता, NO2 में होता है, किसी एक में, N वाले में, NO2 में देखो जैसे सर बता रहे हैं अभी यही है, थोड़ा केमिस्ट्री नहीं आती मेरे को। ये कुछ केमिकल्स हैं, असल में क्या होता है, जब इनको आप मटेरियलिस्टिक, जैसे कंटेनर में मैं अगर आपको कह दो कि HCl डाल के दे दो, मेरे को HCl डाल के दे दो, तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, देखा जाए तो वैसे एक HCl एक पूरा मॉलिक्यूल है, लेकिन जब आप इसको एक्सटर्नल फील्ड देते हो ना, एक्सटर्नल फील्ड, इनका जो नेचर है ये एक दो अलग अलग यूनिक चार्जेस जैसा नहीं होता। समझना मेरी चीज़ को, अगर मान लो मैंने आपका डब्बा बना दिया कंटेनर, उसमें मैंने आपकी HF और HCl दोनों इकट्ठे भर दिए, जब मैं एक्सटर्नल फील्ड लगाऊंगा बाहर से, तो मैंने आपको फर्स्ट डे सिखाई थी कि कोई भी चार्ज बॉडी है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर शो करेगी। लेकिन जब मैं HCl या इनकी बात करूँ, देखा जाए तो हाइड्रोजन क्या है अपने आप में, पॉजिटिव चार्ज ही तो है, कौन सा है, सिंगल H। हाइड्रोजन क्या है, जब ये बॉन्डिंग बनाने जाएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज ही तो है, ये H+, ये H+ आयन की तरह ही तो जाएगा बॉन्डिंग बनाने। इधर से क्या है, Cl नेगेटिव वाला आपका नेगेटिव चार्ज है। अब ध्यान से देखो, देखा जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है ना, आएंगे दोनों बॉन्ड बनाएंगे, दोनों बॉन्ड बनाएंगे ना, जब बॉन्ड बनती है तो कुछ इस टाइप की, अगर मैं बात करूं, जब बॉन्ड बनेगी तो कुछ इस टाइप का इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसे आपने कभी देखा होगा, कुछ इस टाइप का होगा, इसका इस टाइप का, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना ये क्लोरीन की तरफ से वो होंगे, क्या बोलते हैं, ऐसा ही होता है ना। देखो केमिकल बॉन्डिंग मेरे को इतनी नहीं आती, पर मेरे को जैसे बेस पता है, मैं बताता हूँ कि इनका क्लाउड सिमेट्रिक नहीं होता, इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो थोड़ा सा ना एक तरफ से उभरा हुआ होता है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? तो इसका रीज़न यही है कि जब इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में डालोगे ना, एक्सटर्नल फील्ड में इस पूरे मॉलिक्यूल को, ये दो अलग अलग चार्जेस की तरह बिहेव नहीं करेगा कि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, ऐसा कभी नहीं होगा। ये पूरा एक सिस्टम बन जाएगा, ये एक पूरा सिस्टम बन जाएगा। और कहा जाता है कि जैसे आपकी जो बॉडी होती है, जो जिसमें ऐसे ऐसे पोलर
मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको पोलर मॉलिक्यूल्स ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पोल फॉर्मेशन हो रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स हो रही है। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सटर्नल में आते हैं, जब इनकी डिटेक्शन होती है, तो इनका एक मिला जुला इफेक्ट आता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये एक हाइड्रोजन पॉजिटिव अपना अलग चल रहा है, क्लोरीन माइनस अलग चल रहा है। मतलब है तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर नज़रिए से देखो, केमिस्ट्री भूल जाऊँ एक बार, तो क्या नज़र आता है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली H2O मॉलिक्यूल, याद आ गया मेरे को, H2O मॉलिक्यूल है ना, यही वाला एक H2O मॉलिक्यूल। तो आप लोग ऐसे डायरेक्शन बनाते होगे केमिकल बॉन्डिंग में, कुछ ऐसी ऐसी डायरेक्शन बनाई होंगी आपने, है ना, ऐसी ऐसी। फिर आपने कहा नेट डाइपोल मोमेंट तो इधर है, ऐसे करके कुछ ऐसे बनाया होगा, है ना। बाकी मेरे को आज तक ये समझ नहीं आई पीछे प्लस क्यों बनाते हैं, लेकिन ये एरो का तो मेरे को पता है, डाइपोल मोमेंट। तो क्या होता है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड डालोगे ना, तो ये जो है ना, ये पूरा मॉलिक्यूल ये एक साथ ही पूरा सिस्टम की तरह एक्ट करता है। अगर मैं इनकी खुद की यूनिक फील्ड की बात करूं, देखो जब आप क्वांटम फिजिक्स में जाओगे, अगर मैं कहूं इसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ मिलने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आप बता तो सकते नहीं कहाँ पे है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्लाउड में आप प्रोबेबिलिटी ही निकालते हो। तो जब आपसे पूछा जाएगा ना, तो बेसिकली बात क्या होती है, ये एक सिस्टम की तरह ही एक्ट करता है। ये आपका ऐसा नहीं है कि तीन अलग अलग डिसिमिलर चार्जेस हैं। तो फिजिक्स के डायरेक्शन में हमने क्या बोल दिया इसी चीज़ को, कि हाँ भाई जब एक्सटर्नल फील्ड में जब ये जाएंगे, इनका इफेक्ट एक सिस्टम की तरह ही नजर आएगा। जैसे कि मैं अब दिखाऊं कि अगर मान लो दो डिसिमिलर चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के, अगर आपके किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस 2a से, 2a मैंने इसलिए लिए क्योंकि आपकी बुक में नोटेशन 2a वाली है, अगर ऐसे ऐसे मैं अगर आपके अरेंज कर दूं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक सिस्टम बनता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक सिस्टम बनता है। सिस्टम ऐसा कि जो डाइपोल के बीच वाली एक्सिस है, जो डाइपोल के बीच वाली एक्सिस है, जो बिल्कुल डाइपोल को दो अलग अलग हिस्सों में बांटती है, ठीक है, वहां पोटेंशियल हमेशा जीरो होगा। इस एक्सिस पे, इस प्लेन पे 3D में जो काटेगी इस डाइपोल को, ऐसे काटेगी, तो क्या होगा आपका, ये पोटेंशियल जीरो होगा। पोटेंशियल जब पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, लेकिन अभी समझो पोटेंशियल जीरो होगा। ये पोटेंशियल वर्ड मेरे बोलने का मतलब क्या है कि अगर कोई चार्ज एक्सटर्नल यहां से यहां मूव कराओगे इस लाइन के दौरान, इस लाइन के ऊपर कभी भी कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, कभी भी कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझना, अगर मैं कहूं कि ये जो सिस्टम है -q + q, इसकी मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आप -q + q कभी भी ये कैलकुलेट नहीं करोगे। ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस डाइपोल से जो पैदा हो रही है, वो जब आप चेक करने जाओगे ना, तो बड़ा मज़ेदार इफेक्ट क्या है कि आपको एक सिस्टम की फील्ड मिलेगी। कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा -q की फील्ड बता दो डाइपोल में, +q की फील्ड बता दो। धीरे धीरे फॉर्मूले में भी ये बात क्लियर कर दूंगा, बिकॉज जब ये फॉर्मेशन होती है, एक अरेंजमेंट होती है एक्सटर्नल फील्ड में, ये खुद ही एक सिस्टम बन जाता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। ओके, अच्छा, अब डाइपोल की यूनिट क्या है, डी बाई वेक्टर क्वांटिटी है, डी बाई इसकी यूनिट है। अच्छा, तो लिख लेते हैं, इसको p से डिनोट करते हैं हम, फिजिक्स में इसको स्मॉल p वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो इस फील्ड की डायरेक्शन होगी, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, और क्या है, क्या कर सकते हैं इसके अंदर, आपका जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, जो स्ट्रेंथ होगी, वो क्या होगी, Q चार्ज है ना, तो Q इंटू ये होता है इनका पोल, इसको बोलते हैं पोल, और Q चार्ज से इनकी बनती है पोल स्ट्रेंथ। कितने डिस्टेंस दूर हैं दोनों के दोनों, 2a डिस्टेंस दूर हैं, तो ये आपका डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वो आ जाएगी जब आपको एक्स वाई एक्सिस में आपको मैं दिखा दूंगा। दिस इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब किसी भी डाइपोल की ना हम फील्ड निकाल सकते हैं क्या, निकालते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सिस्टम है, दो अलग अलग जगह फील्ड निकाल सकते हैं। चलो निकाल लो, अब आपको सिखा चुका हूँ मैं। देखो, एक डाइपोल की ना हम फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, मतलब पहला पॉइंट तो जो आपको बेसिक एनसीईआरटी में देखने को मिलता है वो ये है, ये वाला पॉइंट P1, जो कि पॉइंट होता है आपका एक्सियल पॉइंट। इसको मैं लिख देता हूँ आपका R1 डिस्टेंस दूर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपका R डिस्टेंस दूर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका ये वाला, जिसको मैं लिख देता हूँ P2, इसको बोलते हैं आपका इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना, इसको बोलते हैं आपका इक्वेटोरियल पॉइंट। एंड थर्ड जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है,
इधर 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 फील्ड बताओ क्या होगी, ना तो एक्सियल पॉइंट ना हाँ इक्वेटोरियल पॉइंट, बताओ कैसे निकालोगे। चलो थर्ड वाले की निकाल देंगे, बात की बात है, इन दोनों पे निकालते हैं। Q2 P1 P2 पे फील्ड निकालते हैं। अब आप बच्चे तो रहे ही नहीं, अब आप 1 मिनट लगाओगे इसकी फील्ड निकालने में। 1 मिनट कैसे, देखो ध्यान से। P1 पे फील्ड निकालनी है, पहले तो अपन ने कोऑर्डिनेट एक्सिस डाल दो, मैंने सर डाल दिए, लो ये आपका x, ये आपका y। P1 पे फील्ड निकालनी है, बस कुछ नहीं करना, बहुत फटाफट इजी मेथड से आप निकाल दोगे। कैसे सर, P1 वाली पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डाइपोल की वजह से, डाइपोल की वजह से, मेरे वर्ड को नोटिस करना, मैं कभी भी ये नहीं बोल रहा कि माइनस क्यू की फील्ड प्लस क्यू की फील्ड, ना, डाइपोल की वजह से जो P1 पॉइंट पे जो फील्ड आएगी क्या होगी, ध्यान से देखो इस अरेंजमेंट को, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन तो आप कर लोगे ना H2O वाले, H2O मॉलिक्यूल है, बताओ इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, वेक्टोरियली ऐड कर दोगे फटाफट। फॉर्मूला ये रहा जो मैंने अभी दिखाया था। अब P1 पे फील्ड निकालनी है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी मैनर में हो जाएगा। कैसे, माइनस क्यू की फील्ड यहाँ P1 पे अट्रैक्टिव है, ले लो, ठीक है। वेक्टर का साइज छोटा, वेक्टर का साइज छोटा, अभी मैंने बनाए ऐसे दिखाया क्यों, Q1 की Q की फील्ड बड़ी, ठीक है, Q की फील्ड बड़ी, ओके, इस Q की फील्ड बड़ी, बड़ा वेक्टर। अब आप कहोगे सर चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्यों आपने बड़ा छोटा वेक्टर बनाया, वो इसलिए कि ये वाला माइनस क्यू वाला जो वेक्टर छोटा इसलिए है क्योंकि इसका डिस्टेंस बड़ा हो गया, इसका डिस्टेंस बड़ा हो गया P1 का इस क्यू से, माइनस क्यू से। हुआ कि नहीं हुआ, अब आप कहोगे यस बिल्कुल हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको नेट मिल गई, कहाँ होगी, P1 पॉइंट पे, सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस आई कैप में होगी, इतना मुझे पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट सवाल का निकालने में। कैसे निकालूंगा फील्ड, कुछ नहीं करना, के क्यू अपॉन आर माइनस का ए स्केयर, ठीक है, प्लस में माइनस में आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस में के क्यू अपॉन आर प्लस का ए स्केयर, ठीक है। फटाफट कैलकुलेट कर लो क्या आएगा, ये क्या आएगा, देखो क्या आएगा, के क्यू, ठीक है, आर स्केयर प्लस ए स्केयर, ये आपका बन जाएगा 4 आर ए, ठीक है, डिवाइड बाय अपना क्या आएगा यहाँ पे आर माइनस ए का होल स्केयर प्लस आर प्लस ए का होल स्केयर। अब ध्यान से यहाँ पे आप वो कर सकते हो, या इसको कर लो, अब सेट क्या आएगा यहाँ पे आर माइनस ए का होल स्केयर अपन आर प्लस ए का होल स्केयर, क्या लिखने इसको, हाँ ऐसे ही कर सकते हो। अच्छा ध्यान से नीचे ये आएगा ना, इसमें अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हो, करना क्यों है देखो दिखाता हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि एक सिस्टम कितना ऐड करेगा, तो जो ये P1 पॉइंट जो है ना इस डाइपोल से जो R डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये R डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये R डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब अगर ये इतना सा डाइपोल है ना तो फील्ड यहाँ पे है, मतलब डाइपोल की जो ये जो लेंथ है ये आपके सेंटीमीटर में, तो ये आपकी मीटरों में चल रही है, 100 मीटर पे चल रही है, इतनी दूर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ध्यान से देखो नीचे आपका, अब जब मैं वो करूँगा आपका R इज़ मच ग्रेटर देन A के जो अप्रोक्सीमेशन लगा दूंगा तो क्या होगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा R की पावर 4, क्योंकि R स्क्वायर यहाँ से R स्क्वायर यहाँ से, A को नेगलेक्ट कर दूंगा क्योंकि A बहुत छोटा है। अब इस R से इस R को काटो, यहाँ पे आएगा 3, ओके। नीचे क्या आएगा आपका, देखो ध्यान से, ये आपका क्या आएगा 2kp वेक्टर, ठीक है, अपॉन आर क्यूब, दिस इज योर फील्ड, दिस इज योर फील्ड आई कैप डायरेक्शन में। ये मैंने आई कैप डायरेक्शन में क्यों लिख दिया, क्योंकि देखो P की स्ट्रेंथ भी आपकी आई कैप डायरेक्शन में आ रही है, P की स्ट्रेंथ भी आपकी कहाँ आ रही है, आई कैप डायरेक्शन में आ रही है, समझ गए। ये तो कर लोगे कैलकुलेट। P2 पॉइंट पे निकालते हैं, बड़ी फटाफट इजी मेथड से फटाफट निकाल के इसको ख़त्म करते हैं। P1 पॉइंट पे माइनस क्यू की फील्ड इधर की तरफ अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव है, क्यू की फील्ड इधर की तरफ रिपल्सिव है, क्यू की फील्ड इधर की तरफ रिपल्सिव है। अब दोनों के दोनों का डिस्टेंस इस पॉइंट का सेम है, इसका मतलब दोनों वेक्टर आपके क्या हैं, सिमेट्रिक हैं, दोनों वेक्टर, अरे दिख नहीं रहा क्या, चलो दिख रहा है वहाँ पे, दोनों वेक्टर सिमेट्रिक हैं, मतलब नेट फील्ड आपकी एक्स में आएगी माइनस एक्स में। पता कैसे चला, ऊपर वाले कंपोनेंट के अगर दो कंपोनेंट तोड़ भी दोगे ना वाई कैप वाले, तो वाई कैप वाले कैंसिल हो रहे हैं और एक्स वाले आपके ऐड हो रहे हैं। फटाफट कुछ नहीं करना, निकालो वेक्टोरियली।
तो फील्ड जो आपकी आएगी क्या आएगी, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आएगी। और एक्स डायरेक्शन में आपकी फील्ड कितनी होगी देख लो, माइनस आई कैप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या है फॉर्मूला, टू क्यू साइन थीटा, 2q साइन थीटा अपॉन क्या आएगा, ये कितना डिस्टेंस है आपका ये वाला, इस चार्ज से कितना डिस्टेंस है, ए स्केयर प्लस वाई स्केयर। ओके, ए स्केयर अपॉन वाई स्केयर। साइन थीटा की वैल्यू को आप पुट कर सकते हो। अब साइन थीटा की वैल्यू को पुट कर दो, 2k/q। साइन थीटा की वैल्यू कितनी, इफ दिस इज थीटा, एक मिनट, इफ दिस इज थीटा, एक मिनट, कोस थीटा आएगा ना, कोस थीटा आएगा। इफ दिस इज थीटा, 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 तो कोस थीटा आएगा यहाँ पे, सॉरी कोस थीटा आएगा, कोस थीटा वाला आएगा कंपोनेंट। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना आएगा बेस, a अपॉन ए स्केयर प्लस वाई स्केयर, ठीक है, माइनस का आई कैप। अगेन अप्रोक्सीमेट कर सकते हो इसको, अगेन इसको 3/2 कर दो, एक मिनट, ठीक है, माइनस का आई कैप। इसको ना अगेन अप्रोक्सीमेट कर दो, y आपका ज़्यादा बड़ा है आपका a से, मतलब ये हाइट आपकी डाइपोल की बहुत ज़्यादा बड़ी है, मतलब डाइपोल आपका इतना सा, फील्ड आपकी यहाँ इतनी ऊपर। चुप करो, कैलकुलेट क्या आएगी, y जब आपका ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, a स्केयर को काटो, नीचे आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आना चाहिए, कोस थीटा, गलती तो नहीं होगी कहीं, क्यूब में ही तो आएगा, नीचे आएगा y³ आपका माइनस का आई कैप, इधर k/p³, ठीक है। अब एक और चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान से देखो, कुछ नज़र आएगी आपको। अगर आपका ये y इस r के बराबर ले लूँ, नीचे क्या आ जाएगा आपका r³। देखो बुक फॉर्मूले जो आपके बुक में मिल जाएंगे, मैं आपको सिर्फ मेथड सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, p वेक्टर की स्ट्रेंथ यहाँ क्या है, प्लस आई कैप में, प्लस आई कैप में, तो एक्सियल की फील्ड कहाँ थी, प्लस आई कैप में दिख रही है। फील्ड वाले मेथड से हमने देखा कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे माइनस आई कैप में डायरेक्शन है। माइनस आई कैप मतलब पोल स्ट्रेंथ के ऑपोजिट, पोल स्ट्रेंथ के ऑपोजिट। क्या दिख रही है ऐसी, यस दिख रही है। तो याद रखना इक्वेटोरियल पॉइंट की डायरेक्शन हमेशा फील्ड वाली इससे नेगेटिव होगी, नेगेटिव जो आपकी एक्सियल पे आई है, और 2 टाइम्स ज़्यादा बड़ी भी होगी। मतलब कि अगर एक्सियल पे इक्वेटोरियल पे फील्ड आपकी माइनस में 4 वोल्ट पर मीटर आई है, डायरेक्शन ये यूनिट बताऊंगा, तो इधर कितनी है एक्सियल पे 8। समझ रहे हो, डाइपोल की, डाइपोल की इधर जितनी फील्ड है ना, ये वाली फील्ड इससे दुगनी है, इक्वेटोरियल वाली से दुगनी है। बताओ हाँ कि ना, कर लोगे, बुक में मिल जाएंगी, ठीक है। अगर किसी को डीसी पांडे चाहिए, मैं आज डीसी पांडे भी सेंड कर दूंगा ग्रुप में, एकदम ओरिजिनल पीडीएफ, नई की नई, ठीक है, पेड जो होती है। तो डीसी पांडे कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, लेकिन अभी डीसी पांडे में ना ऐसे ना अलग अलग नहीं है, डीसी पांडे में मिक्स है, मतलब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें मिक्स करके उसने पढ़ाया हुआ है, वो धीरे धीरे क्लियर करूँगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, हाँ जी क्लियर हो गया, अच्छा। आ जाओ थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हाउ फील्ड कैसी, मतलब हाउ फील्ड कैसे नहीं, कैसे फील्ड दिखेगी, फील्ड कैसे दिखेगी आज आपको दिखाते हैं। जो कहीं नहीं दिखता ना वो हम दिखाएंगे। फील्ड कैसे दिखेगी, दिखेगी कैसे, मतलब सर फील्ड ऐसे दिखेगी, प्लस क्योंकि फील्ड आउटवर्ड ऐसे ऐसे वेक्टर दिखेंगे छोटे छोटे, ठीक है। दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, ऐसे छोटे छोटे वेक्टर। अब इसके फील्ड माइनस क्यू वाली है,
दिखा दिए। अब दिख गई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिख रही है? दिख रही है। नेगेटिव वाले में सब अंदर आ रही है, प्लस क्यू से बाहर निकल रही है। और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ोगे ना, जब मैं आपको मिला के दिखाऊंगा, क्योंकि ये तो फील्ड के वेक्टर हैं, फील्ड के वेक्टर किस पे बनाए जाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की टेंजेंट बना के, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की टेंजेंट बना के। तो देखो अब मैं बनाने जा रहा हूँ, अब मैं आपकी बनाने जा रहा हूँ टेंजेंट ग्राफ, जिसके ऊपर ये टेंजेंट बनाई हुई है। ये क्या है? आपकी टेंजेंट बना के दिखाऊंगा। ये यूं, जो आप पढ़ते हो ना डाइपोल, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकलती है, नेगेटिव चार्ज पे एंटर करती है। फील्ड लाइंस देखो एंटर हो रही है कि नहीं हो रही? जो चीज़ हमने मैथमेटिकली निकाली, देखो ये है कॉन्सेप्ट की डेप्थ नॉलेज। तो दिख गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पर्पल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। साथ साथ कराता जाऊंगा। यहां से निकालिए ना, तो वही तो मैं बता रहा हूँ। अप्रोक्सीमेट क्यों किया? आर ग्रेटर देन ए अप्रोक्सीमेट क्यों किया भाई? यहाँ पे आपको डाइपोल मैंने चौड़ा करके दिखाया है। असल में ये कुछ यूं है, असल में इतना सा डाइपोल है, ठीक है, जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है। यहाँ इतनी दूर ऐसे निकाल रहे हो फील्ड आप। असल में मान लो एक पेन है, ये पेन की जो निब है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। तो ये अगर इतनी अगर आपके डाइपोल की लेंथ है ना, यहाँ पे निकाल रहे हो आप फील्ड, ये नहीं कि यहाँ पे निकाल रहे हो दूर दूर, ठीक है। तो देखो दिख गई फील्ड लाइनें। इक्वेटोरियल पे नेट डायरेक्शन इधर है, क्या है कि नहीं? इक्वेटोरियल पे नेट डायरेक्शन इधर है, दिख रही है। क्या एक्सियल पे इस साइड इतनी है? यस। अभी मैंने डाइपोल के एक्सियल में इस साइड सिखाई है, इधर का भी पूछा जा सकता है। इधर का कैसे? आई कैप में ही आएगी। देखो दिख रही है पूरी एक्सियल लाइन पे। देखो पोस्टमार्टम करना इसी को बोलते हैं। ये पोस्टमार्टम कर दिया आपने डाइपोल का, कि पूरे डाइपोल की एक्सियल लाइन पे फील्ड किधर है? आई कैप डायरेक्शन में, पोल की डायरेक्शन में। जैसा पोल की डायरेक्शन, पोल नहीं, आपके डाइपोल की जो डायरेक्शन है ना पी की, उधर की उधर ही फील्ड है सारी की सारी। लेकिन इक्वेटोरियल वाले पे इधर की तरफ देखो, इधर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इधर कम है। इधर जितनी स्ट्रेंथ है ना, इसकी हाफ यहाँ पे है। ये सारा होता है पोस्टमार्टम करना। समझ आ गया? अब थोड़ा सा ना टाइम मैं ले रहा हूँ, 5-1 मिनट फालतू। सवाल उठता है, सर डाइपोल के इक्वेटोरियल एक्सियल पे कौन सी बड़ी बात थी? निकाल दिया तो निकाल दिया। आप बताओ यहाँ पे कहीं फील्ड कैसे निकालूं? मतलब कि ये रहा आपका डाइपोल, ठीक है, ये एक्सियल पॉइंट, ये वाला एक्सियल पॉइंट, ये इक्वेटोरियल पॉइंट। फील्ड बताओ यहाँ कितनी होगी, यहाँ कितनी होगी, यहाँ कितनी होगी, यहाँ कितनी होगी, यहाँ कितनी होगी? ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? तो ये चीज़ सिखा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। अगर तुम्हें कह दे कि डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकाल दो, किसी पे मतलब कहीं भी, जहाँ मन करे कहीं पे भी निकाल दो। जैसे कि मैंने अभी क्या दिया आपको, ये डाइपोल दे दिया कि दिस इज योर डाइपोल, ओके, माइनस क्यू प्लस क्यू। कितने डिस्टेंस दूर बना दूँ इसको मैं? आपका 2a डिस्टेंस दूर बना देता हूँ। अब मैं कहूँ कि जो फील्ड है आपकी यहाँ है, फील्ड है आपकी यहाँ, इधर इधर, ना तो इसके ऊपर ठीक, ना इधर। कैसे निकालोगे? दो मेथड कर सकते हो, लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि डाइपोल की फील्ड चार्जेस पे डिपेंड नहीं करती कि हाँ भाई इसके यूनिक चार्ज के फील्ड इधर ऐड कर दो, इसके यूनिक चार्ज के फील्ड अलग ऐड कर दो। ऐसा नहीं कर सकते। चलो मेथड सिखा रहा हूँ, मेथड को सीख लो, अपने आप हो जाएगा सब कुछ। ध्यान से देखो, अगर ऐसे मेथड में अगर आपसे कोई कह दे ना इक्वेटोरियल ना एक्सियल, कोई ऐसा पॉइंट P मिल जाए, ज़रूरी नहीं कि P आपका यहीं पे हो। मान लो एक P1 है ना, इसको P1 मैंने यहाँ ले लिया, आपका P2 पॉइंट यहाँ पे है, P2 पॉइंट यहाँ पे, इधर फील्ड निकालना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं पूछूँ इस डाइपोल की यहाँ फील्ड कितनी होगी, तो पहले तो फोटो देख लो, फोटो देख लो, फोटो देख के पता लग जाएगा। यहाँ पे फील्ड पूछिए ना, यहाँ पे, तो फील्ड की डायरेक्शन इधर ही आएगी। कैसे पता चला? हमने सर पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करके रख लिया, कीड़ा बना दिया, मकड़ी बना दी, है ना।
तो दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर नेगेटिव चार्ज से इधर की तरफ एंटर हो रही हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही डायरेक्शन मिलेगी, बाद में देखेंगे। P1 पॉइंट पे देखो, P1 पॉइंट यहाँ है ना, कहीं बाहर की तरफ निकल रही है, तो P1 पॉइंट पे फील्ड कहीं यहाँ होगी, है ना। कैसे निकालें, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो बच्चों समझ लो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करना होता है। सबसे बेसिक चीज़, आप हमेशा डाइपोल को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लो। आप क्या कर लो, डाइपोल को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लो। दिखाता हूँ कैसे। ये डाइपोल आपका इधर ऐसे p डायरेक्शन में कुछ ऐसे आ रहा है, ये डाइपोल आपका p वेक्टर कुछ ऐसे आ रहा है, हाँ कि ना। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल आ रहा है। अभी इस डाइपोल को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक ऐसे करना चाहते हैं, जैसे एक वेक्टर है, ये p वेक्टर है, ठीक है, p वेक्टर है, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक ऐसे करने हैं कि एक कंपोनेंट का ये वाला पॉइंट एक्सियल बन जाए और दूसरे कंपोनेंट का यही वाला पॉइंट इक्वेटोरियल बन जाए। मतलब समझ गए कि इस वेक्टर का एक कंपोनेंट ये वाला एक्सियल बन जाए और एक पॉइंट आपका इक्वेटोरियल बन जाए। जैसे कि ये p वेक्टर ऐसे है, अगर मैं इस p वेक्टर के दो कंपोनेंट ऐसे ब्रेक कर लूँ, देखो कुछ ऐसे कि एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, तो इस वेक्टर का ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा, इस वाले कंपोनेंट का ये वाला पॉइंट क्या बन गया आपका एक्सियल, और इस वाले वेक्टर का ये वाला पॉइंट क्या हो गया, इस वाले वेक्टर का ये बन गया इक्वेटोरियल, हाँ कि ना। सिमिलरली P2 वाले केस में देखो, P2 वाले केस में कैसे, P2 वाले केस में अगर आपको ये वेक्टर P वेक्टर ऐसा दिख रहा है, तो वेक्टर के कंपोनेंट को ऐसे ब्रेक करो, जैसे कि ये रहा, एक ये रहा इधर की तरफ, तो देखो ये वाला इधर एक्सियल में ही आ रहा है, इसके P2 पॉइंट के भी देखो एक्सियल में आ रहा है, और ये वाला कंपोनेंट इक्वेटोरियल पे आ रहा है। मतलब ये दोनों पॉइंट, ये वाला पॉइंट इसके इक्वेटोरियल में आ गया और ये वाला पॉइंट इसके एक्सियल में आ गया। इधर से ये वाला कंपोनेंट इसके एक्सियल में आ गया, इसके इक्वेटोरियल में आ गया। ये दिख गई आपको चीज़, ये चीज़ आपको दिख गई या नहीं दिख गई कि आपको वेक्टर डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर है p वेक्टर, इसको दो कंपोनेंट में ऐसे ब्रेक करने हैं कि ये एक्सियल में है, ये उसमें आए। अब आप खुद सोचो ये वाला कि मान लो मैंने कोस थीटा आपको दे दिया, ये कोस थीटा एंगल मैंने आपको दे दिया, क्वेश्चन में भी दिया नहीं हुआ, क्वेश्चन में इसलिए नहीं सिखा रहा अभी आपको, मैं सिर्फ आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे खुद देखो कि आपको थीटा एंगल मान लो मैंने दे दिया मतलब इन द सेंस कि ये डाइपोल आप दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हो, तो ये p कोस थीटा में टूटेगा, ये p साइन थीटा में टूटेगा। अब आप खुद सोचो, नेट फील्ड p साइन थीटा की वजह से भी आ रही है, p कोस थीटा की वजह से भी आ रही है। यहाँ क्या होगा, दोनों फील्ड का वेक्टर सम। फॉर्मूले में क्या होगा, यहाँ सिर्फ p था, अगर ये एक्सियल के लिए निकाल रहे हो तो यहाँ पे p कोस थीटा आ जाएगा, इक्वेटोरियल के लिए निकाल रहे हो तो यहाँ p साइन थीटा आ जाएगा। कुछ नहीं करना, मैंने क्या किया, एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए जो यहाँ p लिखा हुआ था पहले, इस p को मैंने p साइन थीटा p कोस थीटा में मैंने आपको दिखा दिया। जैसे कि भी डाइपोल दिख गया p कोस थीटा, तो ये वाला P1 पे फील्ड क्या होगी, p कोस थीटा की वजह से एक्सियल, तो p कोस थीटा की वजह से एक्सियल फॉर्मूला अभी हमने निकाल दिया 2kp/r³। यहाँ p था तो अब हम p नहीं लिखेंगे, हम p कोस थीटा लिखेंगे, क्योंकि वहाँ p कोस थीटा वाला एक्सियल बना रहे हैं। वहाँ पे यहाँ पे क्या है, p साइन थीटा का इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल पे फील्ड कितनी थी kp/r³, तो kp साइन थीटा/r³ दोनों वेक्टर फॉर्म में है। जैसे पहले आपको सिखाया था ना, यहाँ पे एडिशन करना है वेक्टर का, वैसे ही ऐड करना है। तो ये चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ बस, ये आपको मैं कभी फॉर्मूला याद नहीं करा रहा, नहीं तो आप मैं ना ये एक ही रट्टा मार के बैठ जाओगे, सवाल नहीं निकलेंगे। एक क्वेश्चन मैं दूंगा डाइपोल पे फील्ड निकालने का, आप मेरे को निकाल के दिखाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, नोट कर लो, आया करते हैं ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ये आपकी मैंने बना दी XY एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ आपका डाइपोल, ये मैंने बना दिया आपका डाइपोल, छोटू सा ये बना दिया मैंने आपका डाइपोल। ये एंगल जो आपका है 45 डिग्री, डाइपोल का जो मैग्नीट्यूड है p वेक्टर है। मैं चाहता हूँ आप मुझे यहाँ पे इस p पॉइंट पे जो कि है y डिस्टेंस दूर, ये आपका y, ये आपका x, p पॉइंट पे मुझे फील्ड निकाल के देना इस डाइपोल की। टाइम लगाना, पूरा मेहनत करना, कोशिश करना, बट टाइम ज़रूर लगाना।
इस कॉन्सेप्ट पे बेस है, इसलिए इधर ही वाले पेज पे मैंने क्वेश्चन बना के दे दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे हम। डाइपोल के बाद इसी डाइपोल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख देंगे, धीरे धीरे करेंगे, लेकिन ये चीज़ें अभी आप समझो यहाँ तक। ओके, क्लियर है सभी को? डाइपोल पे हम आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कल अब हम करेंगे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रेविटेशन में क्या था ना, कंटिन्यूअस, रोड की निकालनी, रिंग की फील्ड निकालनी, या हेमिस्फीयर भी आएगा, यहाँ कटिंग बॉडी भी आएंगी कि प्लेट में से छोटा सा टुकड़ा निकाल दिया। अब बताओ, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं कल से हम कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ के आना। अगर किसी को मैथमेटिक्स में दिक्कत है, ग्रेविटेशन में जो मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी सिखाई थी, किसकी, रिंग की, ओके, और आपकी रोड की, तो वो वाले टॉपिक पढ़ के आना, ठीक है। ये एक अभी बहुत लंबा चलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, टेंशन मत लो। तो इस क्वेश्चन को अब होमवर्क मानो, घर से करके आओ, मज़ा आएगा। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास में ओवर कर रहा हूँ। कोई डाउट किसी को? क्लियर है सभी को? एक बार कमेंट करके बता दो मेरे को, वरना मैं सोचता रहता हूँ। हाँ जी, सोनिया, सपना, कोमल, निशु, आर्यन, गौरव, ऑफलाइन वाले, साहिल, भैया ऑफलाइन वालों के तो मजे हो गए हैं, आ रहे हैं वापस। बता दो, क्लियर है सभी को? अभी कोई नहीं बताएगा, अभी सारे नाराज हो गए। चलो ठीक है, देख बार दोबारा देख लेना। मिलेंगे कल, मतलब मंडे को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।